गरीब का गोल्ड वॉर टैंक रिस्टोरेशन। गरीब कबाड़ वाला चिंटू एक कार खिलौने के साथ खेल रहा था। तब सोनू उसे देख लेता है और वो उसके पास जाकर कहता है, अरे ये तो मेरा फेंका हुआ कार है, पर ये तो खराब हो चुका था ना। हाँ, मुझे ये कबाड़ में मिला। मैंने इसका रिस्टोरेशन किया, इसलिए ये ठीक हो गया। क्या तुम कबाड़ में काम करते हो? छी 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 छी। वैसे तुम्हारे कपड़े देखकर मैं समझ ही गया था। मैं भी पता नहीं किससे बात करने चला आ गया। तुम जैसे गरीबों से बात करना मेरे शान के खिलाफ है। चिंटू अनाथ और गरीब था। कबाड़ बेचकर वो अपना गुजारा करता था और रोड साइड में ही वो सो जाता था। चिंटू नए खिलौने तो नहीं खरीद सकता था, पर ऐसे कबाड़ में आए हुए खिलौनों का वो एक साथ रिस्टोरेशन करता था और बाकी के गरीब बच्चों में भी वो बांट देता था। उधर सोनू अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए सोनू की हर जिद पूरी की जाती थी। एक बार वो जिद पे अड़ा था। पापा मम्मी, मुझे नए खिलौने चाहिए, और वो भी विदेश के। मेरे क्लास के मोनू के पिताजी ने उसे विदेश से बड़ी जीप ला कर दी है। मुझे भी चाहिए, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। बेटा, ऐसी जिद नहीं करते। मैं तुम्हारे इस जिद से तो परेशान हो गई हूँ। महंगे महंगे खिलौने लेकर भी तुम एक दिन नहीं खेलते और उसे बिगाड़ कर बाहर फेंक देते हो। तो क्या हुआ भाग्यवान, उसका बाप उसी के लिए तो इतना कमा रहा है। बेटा सोनू, मैं कल ही तुम्हारे लिए विदेश से खिलौने मंगवाता हूँ। सोनू बहुत ही खुश होकर अपने पापा के गले लग जाता है। सोनू के पिता ने उसके लिए एक वॉर टैंक खिलौना मंगवाया। वो खिलौना बाकी खिलौनों से बड़ा था। सोनू खुशी से उस खिलौनों के साथ खेलता है। उसी दिन सोनू के पापा सुधाकर को पता चलता है कि उसके घर इनकम टैक्स वालों की रेड गिरने वाली है। तब सुधाकर सोचता है, अरे इन इनकम टैक्स वालों को कैसे पता चला? ये इनकम टैक्स वाले भी ना मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। बाकी पैसों का मेरे पास हिसाब किताब है, लेकिन इस सोने का क्या करूं? ऐसा सोचते हुए सुधाकर के दिमाग में अचानक से एक प्लान आता है। सुधाकर घर का सारा सोना लेकर सुनार के पास जाता है और उसे पिघलाकर सोने के पत्रे बनाता है और उसे सोनू के वॉर टैंक को लगा देता है, ताकि इनकम टैक्स वालों को कोई शक ना हो। दूसरे दिन ही इनकम टैक्स वाले सुधाकर के घर पर रेड डालते हैं। वो बहुत ही छानबीन करते रहते हैं, लेकिन सुधाकर के खिलाफ उन्हें कुछ नहीं मिलता और वो खाली हाथ वहाँ से चले जाते हैं। तब ये सब देखकर सोनू की माँ कहती है, ये क्या? ये इनकम टैक्स वाले खाली हाथ कैसे चले गए? मैं तो इन्हें देखकर बहुत डर गई थी। मुझे लगा था कि गया सारा सोना। अब रुको रुको, अभी दिखाता हूँ, तुम भी मेरे दिमाग की दाद दोगी। सुधाकर वॉर टैंक को घर में देखता है, पर उसे वो दिखाई नहीं देता। वो सोनू के नाम से चिल्लाने लगते हैं और उस वॉर टैंक के बारे में पूछने लगते हैं। तब सोनू कहता है, अरे पिताजी, खेलते खेलते उसका ना व्हील टूट गया, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। क्या कहा? फेंक दिया? अरे कमबख्त, तुझे जरा सी भी अकल नहीं है क्या? सच में तू लाड प्यार से बिगड़ गया है। चल बता, उस खिलौने को कहाँ फेंका तुमने? सोनू सुधाकर को लेकर उस जगह जाता है, लेकिन वहाँ उसे वो वॉर टैंक खिलौना नहीं मिलता। पूरा दिन पैदल उस वॉर टैंक के लिए वो घूमते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तभी सोनू को चिंटू की याद आती है और वो मन ही मन सोचता है, अरे हाँ, लगता है मेरा वॉर टैंक भी उस चिंटू ने ही लिया होगा। मैं कल ही उसके पास जाकर अपना वॉर टैंक खिलौना वापस लेकर आता हूँ। सोनू का शक सही था। वो वॉर टैंक चिंटू के पास ही था। चिंटू उस वॉर टैंक का रिस्टोरेशन करता है और उसके साथ खेलता है। तब उसके ध्यान में आता है कि वॉर टैंक में लगे हुए वो पत्रे सोने से बने हुए हैं। अरे ये सोने का वॉर टैंक है, बेचारा वो उधर ही उसे ढूंढ रहा होगा। मैंने कल इसे सोनू के घर के सामने से उठाया था। कल जाकर उसी के घर में वापस लौटा देता हूँ। दूसरे दिन चिंटू उस वॉर टैंक को लेकर सोनू के घर जाता है उसे वापस करने के लिए, लेकिन सोनू और चिंटू की मुलाकात ही नहीं होती। लेकिन सुधाकर घर में रहता है। उधर वॉर टैंक को वापस पाकर सुधाकर बहुत खुश हो जाता है। सुधाकर चिंटू से अच्छे से बात करता है और उसे खाने पीने के लिए देता है। तब सोनू भी वहां आता है और वो कहता है, अरे चिंटू,
मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ और तुम मेरे ही घर पर हो। अब क्या चुराने आए? कल जो मेरा वाटर टैंक तुमने चुराया था उसे वापस कर दो। मुझे पता है कि वो तुम्हारे ही पास है। उसकी ये बात सुनकर सोनू के पिताजी सुधाकर कहते हैं, अरे बेटा सोनू, वो चोर नहीं है। उसने तो बड़ी ईमानदारी से वो वाटर टैंक वापस ला कर दिया है। वैसे तुम जानते हो क्या इसे? देखो, आज इसकी वजह से ही हमारी लक्ष्मी घर वापस आई, और एक तुम हो कि घर के लक्ष्मी को बाहर रास्ते पे फेंक देते हो। कुछ सीखो चिंटू से। इस तरह चिंटू सोनू को हर बात बताता है। तब सुधाकर चिंटू को अपने ही घर में रख लेता है और उसे अपने बेटे के जैसे ही प्यार करता है। सुधाकर चिंटू को सोनू के ही स्कूल में दाखिला करवाता है और अब सोनू और चिंटू दोनों भाई बनके खुशी से रहने लगते हैं। मिनी सुपर कार रिस्टोरेशन। घर में पप्पू अपनी नानी के साथ था। तभी गैराज से एक आदमी भागते हुए आता है और कहता है, अरे अरे पप्पू, तुम्हारे नाना जी गैराज में चक्कर आके गिर गए हैं। उन्हें अभी अभी अस्पताल लेके गए। पता नहीं उन्हें क्या हुआ है। वो आदमी ऐसे बताकर वहाँ से चला जाता है। नाना जी की ये बात सुनकर नानी रोने लगती है और वो अस्पताल में जाने के लिए निकलने लगती है। तभी पप्पू नानी से कहता है, नानी, इतनी धूप में आप मत जाओ अस्पताल, मैं देखता हूँ जाकर। मुझे पूरा विश्वास है कि नाना जी को कुछ नहीं हुआ। मैं अभी आता हूँ नानी। पप्पू ऐसा कहकर अस्पताल जाते ही रहता है कि तभी नाना जी को लेकर कुछ लोग घर पर आते हैं। अरे भगवान, मैं ठीक हूँ, बस थकान की वजह से मुझे चक्कर आया था। और तुम ही अगर ऐसे हार मानकर रोती रहोगी तो पप्पू का ध्यान कौन रखेगा, बताओ मुझे। नाना जी, अब तो मुझे आप दोनों का ख्याल रखना होगा। आज के बाद से मैं भी काम करूंगा और पैसे कमाऊंगा। अरे ये क्या बात है बेटा पप्पू, पढ़ाई छोड़कर तुम ऐसे काम कैसे करोगे? मेरे होते हुए ये नहीं हो सकता बेटा। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैंने तुम्हारे माता पिता को मरने के वक्त वादा किया था कि मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगा। इसलिए कह रहा हूँ बेटा, मैं अभी भी जिंदा हूँ, इसलिए तुम्हें पढ़ना है, समझा? पप्पू नाना जी की ये बात सुनकर अपने पढ़ाई में ध्यान देने लगता है। नाना जी एक गैराज में मैकेनिक का काम करते थे। गैराज में काम करने से जो पैसे मिलते थे उसी से उनका घर चलता था। एक दिन आराम करके नाना जी फिर से वापस गैराज में काम करने चले जाते हैं। लेकिन गैराज से वापस आते वक्त नाना जी को डॉक्टर रास्ते में मिलते हैं और वो उन्हें कहते हैं, अरे नाना जी, ऑपरेशन के लिए पैसों का बंदोबस्त हुआ कि नहीं? आपको तो पता ही है ना, अगर समय रहते आपका ऑपरेशन नहीं हुआ तो आपको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। डॉक्टर साहब, हम गरीब के पास कहाँ से आएंगे लाखों रुपए? अब बस मरने से पहले अपने परिवार के साथ खुशी से जीना चाहता हूँ। उन्हें ये सब बताकर दुख नहीं देना चाहता मैं। आपको भी मेरी विनती है कि डॉक्टर साहब प्लीज आप मेरे पोते को ये मत बताइए। इस तरह नाना जी डॉक्टर को चुप रहने के लिए कहते हैं, लेकिन ये सारी बात पप्पू चुपके से सुन लेता है। उसे सब समझ आता है कि नाना जी की तबीयत खराब है। ये सुनकर उसे बहुत दुख होता है और वो सोचता है, अरे ये क्या, नाना जी का हार्ट का ऑपरेशन नहीं हुआ तो उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है। नाना जी, नहीं, मुझे ही नाना जी के ऑपरेशन के लिए कुछ पैसे जमा करने होंगे। पप्पू अब नाना जी को बिना बताए ऑपरेशन के लिए पैसे कमाने की सोचता है। इसलिए वो एक गैराज में जाता है और गैराज के मालिक से कहता है, मालिक, मुझे आपके गैराज में काम चाहिए। मुझे रिपेयरिंग का सारा काम आता है। मैंने अपने नाना जी से रिपेयरिंग का काम सीखा है। ये सुनकर मालिक कहता है, लेकिन बेटा, अभी तुम बहुत ही छोटे हो। अगर तुम्हें मैंने अपने गैराज में काम दिया तो पुलिस मुझे आकर पकड़ लेगी। वैसे भी बेटा, तुम्हारी उम्र काम करने की नहीं, पढ़ाई करने की है। तब पप्पू अपने नाना जी की तबीयत के बारे में उन्हें बताता है। गैराज का मालिक उस पर दया दिखाकर कहता है, बेटा, मैं तुम्हें काम तो नहीं दे सकता, पर हाँ बेटा, 2 दिन बाद एक कार रेस होने वाली है। उसमें जीतने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। अगर तुम उस रेस में हिस्सा लोगे और जीत जाओगे तो तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। ये बात सुनकर पप्पू बहुत खुश हो जाता है। गैराज का मालिक पप्पू को पुरानी वाली मिनी सुपर कार देता है, लेकिन कार की हालत बहुत ही खस्ता रहती है। पप्पू उस मिनी सुपर कार का रिस्टोरेशन करने की सोचता है और उस दिन से ही अपने काम में लग जाता है। देखते ही देखते पप्पू उस कार का रिस्टोरेशन अच्छी तरीके से कर लेता है। ये देखकर मालिक कहता है, अरे वाह बेटा, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। इस पुरानी मिनी सुपर कार को तुमने बिल्कुल नए जैसे बना दिया।
तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, मेरा आशीर्वाद है। इस तरह पप्पू मिनी सुपर कार लेकर रेस के मैदान में पहुंचता है, लेकिन बाकी के रेसर्स उसे छोटा समझकर उसका मजाक उड़ाते हैं। पर जैसे ही रेस शुरू हो जाती है, वैसे ही सब चकित होकर पप्पू को देखते रहते हैं। पप्पू अपनी मिनी सुपर कार से तेजी से सबके आगे बढ़ जाता है और देखते ही देखते रेस जीत जाता है। इस तरह उसे 20 लाख रुपए का इनाम भी मिलता है। ये बात जैसे ही नाना जी और नानी को पता चलती है, वो वैसे ही रेस के मैदान में आकर पप्पू को गले लगाते हैं। नाना जी कहते हैं, बेटा पप्पू, मेरी तबीयत के लिए मिनी सुपर कार का तुमने रिस्टोरेशन किया और इनाम भी जीत लिया बेटा रेस जीत कर। मुझे तुम पर बहुत नाज है। आप जो मेरे लिए करते हैं उसके सामने ये कुछ भी नहीं है नाना जी। चलिए, अब आपका ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। इस तरह पप्पू नाना जी का ऑपरेशन भी करवाता है और बचे हुए पैसों से नाना जी के लिए वो खुद का मैकेनिकल गैरेज भी बनवा देता है। नीति: मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।